हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों। जो आपने 28 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हुआ है, उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का आज हम एनालाइज कर रहे हैं। और ये 28 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो कि मध्य प्रदेश लाइन परिचालक लाइन अटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम हुआ है। तो क्या आपका एग्ज़ाम इसी डेट को था या फिर आप एग्ज़ाम इससे पहले वाले डेट में दे चुके हैं या फिर 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ है। जिस डेट को भी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको मैं एक नंबर लिखे देता हूं। इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन याद होगा उसको ज़रूर सेंड कीजिएगा। नंबर है 8791 है ना, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप ज़रूर क्वेश्चनों को सेंड कीजिए ताकि उस पेपर का भी, उस क्वेश्चन का भी हम एनालाइज करा सकें। ठीक है, अब देखिए 28 मार्च को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास है और उन क्वेश्चनों का बेस्ट सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो भेजा गया है, जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं ये आपके ही जैसे स्टूडेंट ने भेजा है, उनके माध्यम से ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन को देखिए कि एमसीबी जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम होता है। अगर कभी पूछे तो लिखिएगा, एमसीबी सर्किट को किस दोष से सुरक्षा करती है। आपको याद होगा कि जब आप एमसीबी को देखते हैं तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा सिंबल आपको दिखाई देता है, इस प्रकार से, है ना। कभी गौर से आप देखिएगा, ऐसे सिंबल दिखाई देता है। ये जो सिंबल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है ओवरलोड को, ये ओवरलोड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ये शॉर्ट सर्किट को, ये किसको, ये शॉर्ट सर्किट को इंगित करती है ना। तो ये ओवरलोड हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब एमसीबी हमारी शॉर्ट सर्किट व ओवरलोड दोनों से ये हमें सुरक्षा प्रदान कराती है। और ये लोड के साथ डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि एमसीबी न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं होती, एमसीबी फेज और न्यूट्रल दोनों में कनेक्ट होती है। आप बताइए, अगर 4 पोल की एमसीबी है लेकिन आपके पास फेज तो 3 ही होते हैं, तो तीसरा के बाद जो चौथी तार है वो तो न्यूट्रल की है और एमसीबी आपकी 4 पोल की है, तो फिर न्यूट्रल तार भी तो कनेक्ट होगी एमसीबी में, है ना। तो न्यूट्रल पे भी ये कनेक्ट किया जाता है। ये 4 पोल की आते हैं। इसके बाद जो एमसीबी होती है वो एमसीबी एमसीसीबी में होती है, एमसीबी नहीं होती। उसके बाद एमसीसीबी यूज़ की जाती है ना। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है आरसीसीबी पर है। आरसीसीबी किस रूप में प्रयोग किया जाता है? अब ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है सर, लेकिन उसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। आरसीसीबी किस रूप में प्रयोग किया जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखेगा आपने क्या आंसर दिया हुआ है। तो आरसीसीबी, आपने एक नाम सुना होगा ईएलसीबी, ईएलसीबी जिसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और एक और नाम है जिस पर क्वेश्चन बना हुआ है आरसीसीबी, है ना, आरसीसीबी। ये दोनों जो युक्ति है, ये दोनों जो डिवाइस हैं, ये एक जैसे काम करती हैं और दोनों के दोनों लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करती हैं सर्किट को। ये करती क्या है कि जो आपकी फेज है ना, जो फेज तार होती है और न्यूट्रल तार, फेज तार और न्यूट्रल तार में जो करंट चलती है उसको हम कहते हैं लाइन करंट। और लाइन करंट अगर 30 मिली एम्पियर करंट लीकेज हो जाती है, उससे ये सुरक्षा प्रदान करती है सर्किट को। वो लीकेज करंट कितना है? 30 मिली एम्पियर अमाउंट। अगर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 एम्पियर आएगी, है ना, 0.03 एम्पियर। तो इतने कम अमाउंट का करंट अगर लीकेज होता है सर्किट में तो भी हमें झटका लग सकता है। लेकिन इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम आरसीसीबी या ईएलसीबी लगा देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में अगर आप फर्क पूछेंगे तो फर्क एक ही होता है कि ईएलसीबी में अर्थ तार लगाने के लिए इसमें ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन नहीं होता है, अर्थ तार इसमें नहीं लगी होती है ना। बेसिकली यही काम होता है। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये इसका पूरा नाम है।
है ना। उम्मीद है कि आप भी इसका सही आंसर करके आए होंगे। देखिए, छात्रों का कहना होता है कि हमारा क्वेश्चन मतलब कि हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, और या फिर उस शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। देखिए, टफ और आसान का मामला तभी आता है जब आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमज़ोरी रहती है ना। अगर तैयारी आपकी कंप्लीट है तो टफ क्या आसान क्या कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो छात्र बढ़िया पढ़ के जाएगा वही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा एग्जाम में। पाइप अर्थिंग पर क्वेश्चन है कि पाइप अर्थिंग का क्या व्यास होता है, कितना व्यास होता है। पाइप अर्थिंग पर बड़ा आसान सवाल पूछ दिया है। तो पाइप अर्थिंग सुनिएगा, जो पाइप अर्थिंग का व्यास होता है वो 38 mm इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इसमें 12 mm का क्या होता है, होल होती है, ठीक है ना, पानी डालने के लिए होल होती है। इसमें इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है ना। ये इसकी क्या है, लंबाई, लेंथ इसकी इतनी लंबाई होती है। साथ में वायर जो होती है 8 SWG की इसमें वायर होती है ना, 8 SWG की इसमें तार होती है। और इसका जो गड्ढा का आकार होता है वो 30 बाई 30 का होता है ना, 30 बाई 30 सेंटीमीटर का इसका गड्ढे का आकार होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखा दिया। डायमीटर 38 mm, 12 mm का होल होता है पाइप के अंदर, 2.5 सेंटीमीटर रॉड की लंबाई, 8 SWG के कॉपर की वायर, 30 बाई 30 का गड्ढा इसका होता है ना। अब ऑप्शन में ये था या फिर इससे थोड़ा बहुत डाटा कम था, छोटा था या फिर बड़ा था, है ना। तो वो आप देखिएगा, आप देखे होंगे 38 mm इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो ये इतने सवाल थे, आसान आसान सवाल पूछे गए थे। भवन से अर्थिंग की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। एक छात्र ने भेजा कि सर ये भी क्वेश्चन आया था कि भवन से न्यूनतम अर्थिंग की दूरी कितना होना चाहिए, तो 1.5 मीटर। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकता है, किलोमीटर भी लिख सकता है, मीटर भी लिख सकता है, मिलीमीटर भी लिख सकता है ना। तो किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर इसका करेक्ट आंसर होता है, 1.5 मीटर, ठीक है। जो अगला सवाल हमें मिला वो है इंडक्शन मोटर पर, कि इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसको एक आईटीआई छात्र कैसे भूल सकता है, इसका आंसर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे ट्रांसफार्मर कार्य करती है। यानी मोटर की अगर वाइंडिंग को मैं इस प्रकार से दिखाऊं, ये इसका स्टेटर वाइंडिंग और ये इसका रोटर वाइंडिंग है ना, ये इसका स्टेटर वाइंडिंग मान लीजिए, ये इसका रोटर वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग को हम फेज और न्यूट्रल देते हैं और रोटर वाइंडिंग अलग से डिस्कनेक्ट रहती है, इससे संपर्क में नहीं रहती। लेकिन जैसे ही इसमें हम करंट का प्रवाह कराते हैं वैसे ही इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और इसी एरिया में रनिंग वाइंडिंग भी रखी हुई है, जिसके वजह से इसमें इंडक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा जो एनर्जी है ना, जो करंट है वो रनिंग वाइंडिंग में उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये फैराडे का जो नियम होता है आपने पढ़ा होगा, काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जैसे एक वैज्ञानिक थे ना ओरस्टेड, जिन्होंने बताया कि हम लाइट से चुंबक बना सकते हैं, तो फिर एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि भाई आप लाइट से चुंबक बना सकते हैं तो हम चुंबक से भी लाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने प्रेरण का सिद्धांत दिया फैराडे भाई साहब ने, ठीक है। इंडिया में, दुनिया में कोई ऐसी मोटर, कोई ऐसी ट्रांसफार्मर नहीं है जो इनके सिद्धांत के बिना काम कर सके, इतना जबरदस्त इनका लॉ था। क्वेश्चन 6वां है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसको मैं याद आपको कराऊंगा कि किस सिद्धांत पर काम करती है। आप लिखिएगा इंग्लिश में जनरेटर, है ना, GENERATOR, जनरेटर, ठीक है। आप इसमें देखिए आर कितने बार आ रही है, आर आ रही है 1 2 बार आर आ रही है। राइट हैंड रूल शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, आर कितने बार आ गई, 2 बार आर आ गई, यानी कि ये क्या हो गया, ये मैच हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, राइट हैंड रूल पर ये काम करती है, लेफ्ट हैंड रूल पर ये काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर किस मशीन का मिश्रण है, बताइए।
ये जो कंपाउंड मोटर है ये किस प्रकार का मोटर का मिश्रण है? इसमें मोटर तो एक ही होता है लेकिन वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं। एक वाइंडिंग जो होता है सीरीज मोटर में यूज की जाती है ना, और दूसरी जो होती है वो शंट मोटर में यूज की जाती है ना। तो इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। लेकिन याद आपको ये रखना है कि जो इसमें टोटल फ्लक्स होता है वो कैसे हमें मिलता है? वो हमें सीरीज फ्लक्स है ना, सीरीज वाइंडिंग से जो फ्लक्स मिलती है वो, और शंट वाइंडिंग से जो फ्लक्स मिलती है वो, दोनों एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ने योग्य स्वभाव के होते हैं। टोटल फ्लक्स हमें यहाँ से मिलता है ना। तो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर किस मशीन का मिश्रण है? तो आंसर आपको क्या करना था? सीरीज और शंट मोटर का मिश्रण होता है। अब आपको बताना है कि इसका यूज कहाँ पर की जाती है ना, इसका यूज कहाँ पर की जाती है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। बाकी हम अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि उच्च बलागुण और परिवर्तनीय गति वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, क्वेश्चन का भाषा थोड़ा अलग हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का मीनिंग सेम है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने देखा है और आपने जो भेजा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क और वेरिएबल स्पीड किस मोटर की होती है? यानी अलग अलग स्पीड पर उसको हम चला सकते हैं। तो ऐसा तो अगर मैं सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर और फिर डीसी मोटर का ऑप्शन अगर होता तो मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को सही करता। अब ऑप्शन में क्या था आप बताएंगे, ठीक है। सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे संयोजित करते हैं? तो सर्किट में वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे संयोजित की जाती है? देखिए, यहाँ पर क्या है? वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? वोल्ट मीटर है। और यहाँ पर समझिए सोर्स है, ठीक है ना, और यहाँ पर लोड कनेक्ट है, यहाँ पर क्या है? लोड कनेक्ट है, ठीक है ना। तो हम हमेशा वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं सर्किट के। और अगर इसके हमें रेंज को बढ़ाना है तो यहाँ पर मल्टीप्लायर यहाँ पर संयोजित कर देंगे ताकि इसकी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाए। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति परिवर्तन का सबसे आसान विधि क्या है? सबसे आसान विधि क्या है? और सबसे आसान क्वेश्चन भी है। देखिए, जो सबसे आसान विधि है ना वो तो यही है कि 3 फेज है आपके पास, ठीक है ना, 3 फेज है। ये आर फेज हो गया, वाई फेज हो गई, ठीक है, और यहाँ पर है बी फेज। ये आर है, वाई है, ओह उल्टा हो गया है। ये पहला फेज है आर का, दूसरा वाई का, तीसरा बी का, है ना, आर वाई और बी। अब इधर से भी ऐसे ही आया है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, आर वाई बी, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना होता है? कनेक्ट कर देना है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग में आर आर के साथ, वाई वाई के साथ, बी बी के साथ कनेक्ट है और आपकी मोटर इस कंडीशन में किस दिशा में चल रही है? क्लॉकवाइज दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है, ठीक ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। अगर इसको आपको एंटी क्लॉक में घुमाना है, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो आपको क्या करना होगा? आर को वाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए, वाई को बी के साथ और बी को आर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसा जब आप कनेक्शन कर देंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर में क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और टॉर्क रोटर में उल्टी दिशा में लगना स्टार्ट हो जाएगी और मोटर आपके उल्टी दिशा में घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 फेजों को आपस में परिवर्तित कर देने से 3 फेज इंडक्शन मोटर अपने घूमने की दिशा को परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। यही सबसे आसान विधि है। बाकी तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, वोल्टेज को चेंज करके, है ना, कैस्केड मेथड द्वारा अलग अलग प्रकार से हम इसके स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा। स्थिर गति प्राप्त करने के लिए सबसे महंगी विधि कौन सी है? लीजिए, सबसे सस्ती विधि भी पूछ लिया और सबसे महंगी विधि भी पूछ लिया। सबसे महंगी विधि है वार्ड लियोनार्ड विधि। कौन सी? वार्ड लियोनार्ड विधि, है ना, वार्ड लियोनार्ड विधि। ये कोई फ्रांसिस नाम लगता है ना, वार्ड लियोनार्ड विधि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम लगता है। तो वार्ड लियोनार्ड विधि जो होता है ये सबसे महंगी विधि इसलिए होता है कि इसमें जो मशीन होती है ना वो 3 मशीन होती हैं,
है ना। कौन सा पहला होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज का इंडक्शन मोटर होता है। दूसरा जनरेटर होती है, और तीसरा जो होती है वो है डीसी मोटर, जिस मोटर का स्पीड हमें कंट्रोल करना है। तो 3 मशीनें इसमें यूज होती हैं, इसलिए थोड़ा खर्चीली होती है, इसलिए महंगा हो गया। और फिर ये आर्मेचर के वोल्टेज को नियंत्रण करके इस विधि द्वारा हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि है ना। आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि ये विधि कहलाती है। लेकिन एक बात है, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इस विधि का प्रयोग हम तभी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं जब कम टाइम के लिए स्पीड नियंत्रित करना है। अधिक टाइम के लिए अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और बिना किसी भी प्रकार का रुकावट डाले ये मोटर स्पीड को कंट्रोल करती है, ठीक है। इतनी सी बात याद रख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है अर्थ रेजिस्टेंस घटाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। यार इसका क्या ही सॉल्यूशन दूं मैं, है ना। हर किसी के ज़बान पे इसका आंसर होना चाहिए। आप डालिए चारकोल यानी कि कोयला प्लस नमक प्लस पानी, ये 3 चीज़ आप मिश्रण कर दीजिए और मिश्रण करके उस पर डालिए, बाकी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हम क्यों कम कर रहे हैं बताइए? क्यों रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं? ताकि लीकेज करंट आसानी से अंडरग्राउंड हो सके, ग्राउंड हो सके, इसीलिए। जो अगला सवाल है वो है मशीन के दैनिक अनुरक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है। यानी कि आपके घर में मान लीजिए एक पंप है, आपको उस पंप का रोजाना मेंटेनेंस करना है, तो कौन कौन सा मेंटेनेंस आप रोजाना करेंगे? पहला तो आप देखेंगे उसके लूज वगैरह कनेक्शन तो नहीं है, कनेक्शन लूज तो नहीं है ना। कनेक्शन लूज का आप मामला देखेंगे, कनेक्शन लूज तो नहीं है। दूसरा आप फाउंडेशन का नट बोल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो मोटर चलती है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ चलती है, तो नट बोल्ट लूज हो सकते हैं, फाउंडेशन लूज हो सकता है ना। ये दूसरा काम होगा। तीसरा लुब्रिकेशन देख सकते हैं आप, लुब्रिकेशन भी ध्यान दे सकते हैं। और चौथा जो है वो ओवरलोड भी देख सकते हैं ना। ओवरलोड चेक कर सकते हैं कि मोटर आपकी बहुत ज़्यादा ओवरलोड पे तो नहीं चल रही है। तो ये 3-4 ऐसे चीज़ें हैं जो आपको रोजाना मोटर पे देखना होता है। अब ऑप्शन में क्या था? लूज कनेक्शन था, नट बोल्ट था, लुब्रिकेशन, अतिभार या फिर कुछ और था, ठीक है ना। आप जरूर बताइएगा जरूर, ताकि हमें पता चल सके कि किस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन था। सर्किट के श्रेणी क्रम में प्रेरक को कैसे संयोजित की जाती है। अब देखिए ये 26 मार्च वाले एग्जाम में भी आया था इंडक्टर। तो इंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आप कैसे जोड़ेंगे इंडक्टर को? L1 प्लस L2 प्लस L3, इस प्रकार से जितने इंडक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको जोड़ते जाएंगे प्लस 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 करके, ठीक है ना। यही होता आपका श्रेणी क्रम में। तो आप क्या करते हैं? 1/L1 1/L2 1/L3 इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं ना। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है और आपने क्या इसका आंसर दिया था। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपने इसका आंसर सही किया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है यार। इतने आसान क्वेश्चन को आप अगर गलत करके आ जाएंगे तो फिर ठीक बात नहीं है। सिंक्रोनस मोटर को औद्योगिक क्षेत्रों में हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या करते हैं? पावर फैक्टर सुधारने हेतु इसको हम यूज में लेते हैं। लेकिन पावर फैक्टर कब सुधारती है ये भी जानना जरूरी है। पावर फैक्टर सुधारने की एक कंडीशन होती है। कौन सी वो स्थिति है? वो कंडीशन ये है, देखिए कि सिंक्रोनस मोटर आपकी ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए, यानी कि एक्साइटेशन कैसा होना चाहिए? अति उत्तेजना होना चाहिए, अति उत्तेजना और शून्य भार, अति उत्तेजना पर और नो लोड पर होना चाहिए। शून्य भार होना चाहिए, यानी कि लोड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक्साइटेशन कैसा होना चाहिए? रोटर पर ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए। जब इस कंडीशन में मोटर को आप चलाएंगे तो ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे आप मोटर में, तो मोटर का नाम हो जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। तब नाम क्या हो जाता है? सिंक्रोनस कंडेंसर। और कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, और कैपेसिटर का काम हो गया
पावर फैक्टर को सुधारना। इस प्रकार से मोटर पावर फैक्टर को सुधारती है। लेकिन रोटर के एक्साइटेशन को अगर आप अंडर एक्साइटेशन या लेवल एक्साइटेशन पर रखेंगे तो आपकी मोटर मैकेनिकल एनर्जी देगी। कौन सी एनर्जी देगी? मैकेनिकल एनर्जी देगी आउटपुट में। ये पावर फैक्टर पे सुधारेगी नहीं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए कि ड्राइंग शीट के लिए मानक आकार निर्धारित की गई है, वो कौन कौन से आकार हैं उसको आपको बताना होगा। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, चाहे कोई सा भी ड्राइंग शीट की मानक आकार पूछे वो आप बता सकते हैं। पहला देखिए, सबसे बड़ा जो होता है A0 होती है, फिर होती है A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज और A4 साइज। जो A4 साइज की पेपर होती है ना, उसका साइज आज आपको पता चलेगा। देखिए A4 का जो होता है साइज वो होता है 210 mm मल्टीप्लाई 297 mm। ये क्या होता है? A4 साइज का पेपर, A4 साइज पेपर का साइज होता है। और ड्राइंग A4 साइज का है तो इतना इसका क्या होगा? mm में साइज होगी। अब आपको क्या करना है, 297 को 297 यहाँ पूरा का पूरा लिखिए, 297 mm गुणे 210 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 420 mm, है ना। तो A3 साइज का क्या हो गया? 297 mm गुणे 420 mm, ये इसका साइज है। और A2 पेपर का साइज आप कैसे निकालेंगे? 420 को आप 420 पूरा लिखिए, 420 mm, और 297 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 7 दूना 14 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, है ना। 594 mm। तो A2 साइज का कितना हो गया? 420 से 594 mm। अब A1 का कितना होता है? तो 594 को फिर लपेटिए यहाँ पर, 594 mm गुणे 420 का 2 गुना कीजिए, कितना होगा? 840। तो 841 होता है इसका। कितना होता है? 841 mm, याद रखिएगा। अब 841 को आप यहाँ पर फिर से लपेटिए, 841 mm, और इसको 594 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1188 आता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1189 mm लिखना होगा। ये एक तरीका है आपको ध्यान रखने का। अब आपसे क्या पूछा गया था? ऑप्शन में A1 था, A2 था, A3 था, A4 था या A0 था। अब आप बताएंगे। बाकी A0 साइज का ये होता है साइज, A1 का ये साइज है, A2 का ये है, A3 का ये है और A4 का ये है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नोटबुक में लिख लीजिए। अगर दूसरे एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है ना। आपका सिलेबस यही तो था, आपका सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी था, प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस थी, और प्लस ड्राइंग थी, है ना। ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। किसका है? ड्राइंग का। अगला, ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली पेंसिल के प्रकार कौन सी हैं? आप कहीं भूल तो नहीं गए? लीजिए याद दिलाता हूं आपको। पेंसिल का साइज जो होता है, जो यूज की जाती है पेंसिल, वो होता है F टाइप का और H टाइप का, HB टाइप का, B टाइप का। इसके अलावा भी होती हैं 2B, 4B, 6B, है ना। ये क्या है? ये इसकी पेंसिल की ग्रेडिंग है। क्या है? पेंसिल की ये ग्रेडिंग होती है। तो F, H, HB, B, 2B, 4B, 6B। और ये देखिए H पेंसिल, H टाइप की जो पेंसिल होती है वो दूसरे जगह यूज की जाती है, H का दूसरे जगह। हर पेंसिल का अपना एक स्थान है कि इसी काम के लिए हम इस पेंसिल को यूज करेंगे। हर पेंसिल को कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको हिडन लाइन खींचना है या बहुत पतली लाइन खींचना है तो उसके अकॉर्डिंग आप, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पेंसिल को यूज करेंगे, है ना। तो ये इसकी क्या है? ग्रेडिंग है। अगला है कि कंप्यूटर की बोर्ड में कितने कीज होते हैं? बताइए, ये कंप्यूटर का सवाल आ गया। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने की यानी कि कितने बटन होते हैं? तो देखिए पहले क्या था, पहले के जो कीबोर्ड थे उस पर मैं याद दिलाऊं आपको, 84 कीज होती थी। कितने? 84 बटन होते थे। लेकिन अब के टाइम पे अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आ गए हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग के लिए कीबोर्ड है ना, किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए है। गेमिंग के लिए कीबोर्ड अलग से आती है, और इसके लिए मीडिया के लिए भी अलग से अलग से कीबोर्ड आती है मीडिया के लिए। तो इन सभी में जो होती है वो 110 से 115 है ना,
115 कीज होती हैं, 110 से 115 कीज होती हैं। अब कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि 105 से 108 की होती हैं, तो आपके ऑप्शन में ये था कि पहले वाला था 84, ठीक है ना। ये एक एग्जैक्ट आंसर मैं दे रहा हूं, अब आपके ऑप्शन में क्या था वो आप जानेंगे। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो यार इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। सिंगल फेज प्रेरण मोटर एक ऐसी मोटर है जो वाइंडिंग संकेंद्री, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक, हिंदी में कहते हैं इसको संकेंद्रीय वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? संकेंद्रीय वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? संकेंद्रीय वाइंडिंग। अब कई बार ना क्या होता है कि एग्जाम में एग्जामिनर ये भी थोड़ा पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा होता है, संकेंद्रीय वाइंडिंग का आकार, तो आयताकार। कैसा होता है? आयताकार इसका आकार होता है, आयत के आकार जैसा दिखता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक है ना। फ्रंट पिच और बैक पिच में क्या संबंध होता है बताइए? फ्रंट पिच होता है, बैक पिच होता है, खूब आपने पढ़ा है। अब लीजिए एग्जाम में भी आ गया फ्रंट पिच बैक पिच, है ना, आप रटते रहे फ्रंट पिच बैक पिच, फ्रंट पिच बैक पिच, अब क्वेश्चन भी बन गया फ्रंट पिच बैक पिच। देखिए क्या है कि जो फ्रंट पिच होता है, देखिए वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर में, जब वाइंडिंग करी जाती है तो आर्मेचर कॉइल को निर्धारित करने के लिए हम ये फ्रंट पिच और बैक पिच करते हैं। क्या करने के लिए? फ्रंट पिच और बैक पिच करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की कॉइल को निर्धारित करने के लिए, ताकि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो मैक्सिमम ईएमएफ उत्पन्न हो, या फिर जो कम्यूटेटर पर करंट दौड़ रही है वो एक बराबर मात्रा में कम्यूटेटर पर करंट फ्लो हो सके, इसलिए हम फ्रंट पिच और बैक पिच करते हैं। तो इसमें दो केस आता है, एक आती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, है ना, और दूसरी आती है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कौन सी है दूसरी? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, है ना। ये दो प्रकार की वाइंडिंग हो गई। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो आपकी बैक पिच होती है वो बड़ी रखी जाती है और फ्रंट पिच को छोटी रखी जाती है। किस पे? प्रोग्रेसिव पे। प्रोग्रेसिव पे ये मामला होता है, और रिट्रोग्रेसिव पे जस्ट इसका उल्टा, जो बैक पिच है ये छोटी और फ्रंट पिच है ये बड़ी रखी जाती है, ठीक है ना। फ्रंट पिच जो है ये बड़ी रखी जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है सवाल, वो कुछ ही सवाल बचे हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है बताइए? सिंगल फेज को खूब आपने पढ़ा है, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब इसका जवाब दीजिए कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है। आपने तो देख लिया कि कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारता है, लेकिन इसके अलावा मोटर में इसका क्या काम है? मोटर में इसका काम होता है कि ये एक प्रभाव, एक फेज का प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि फेज स्प्लिटर के रूप में काम करता है। कैसे? फेज विभक्त करता है ना, फेज विभक्त का प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई भी मोटर हो, भले उसका नाम सिंगल फेज मोटर है, लेकिन उसको दो फेज का प्रभाव चाहिए, तभी जाकर के वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पाएगा। कौन सा? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, है ना। घूर्णी मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है? जब दो फेज हो। तो एक फेज हमने सिंगल फेज के सप्लाई से दे दिया और दूसरा फेज कहां से लाया? इस कैपेसिटर से लाया। कैपेसिटर एक फेज डिस्प्लेसमेंट करता है ना, फेज विभक्त का काम करता है, फेज विभक्त का प्रभाव जनरेट करता है, ठीक है ना। तो एक ये फेज हो गया और दूसरा मेन सप्लाई वाली फेज, दो फेज हो गई। अब घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गई और मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो कैपेसिटर का काम है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, ठीक। डिजिटल कार्यों के लिए किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो याद कीजिए कौन सी वो मोटर थी, कौन सी थी? हाँ, रिलक्टेंस मोटर थी। कौन सी थी? रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर थी जिसको हम डिजिटल कार्यों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग में कर सकते हैं और प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये डिजिटल कार्यों के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ रिमोट कहाँ गई? 2-4 नहीं, पूरे के पूरे 22 क्वेश्चनों का हल हमने दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया मैंने, है ना। 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले तो मैं
उन दोस्तों को, उन अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो थोड़ा हमारा हेल्प किए, जो क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है यार इस व्हाट्सएप में शेयर कर दो ना, इस व्हाट्सएप में शेयर कर दो 8717918422 ये नंबर से जो व्हाट्सएप चल रहा है ना, ये आप ही के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया गया है ना, इस ग्रुप को आपके लिए ही बनाया गया है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप सेंड कीजिए क्वेश्चन। आप 26 को छोड़ करके 27 का सेंड कीजिए, 28 का सेंड कीजिए, 29 का सेंड कीजिएगा। आपका एग्जाम चला है 26 को, 27 को, 28 को और 29 मार्च को, ये ना, ये 4 दिन लाइन अटेंडेंट का एग्जाम हुआ है। तो आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए ताकि इसका भी हम सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है ना, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया था, उस जी तोड़ मेहनत को अब रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम दिया है और आपका स्कोर बेस्ट से बेस्ट जाएगा। इस फंडे पे कभी मत पड़िएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ उतनी जाएगी। कट ऑफ को मारिए गोली, ठीक है ना। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो देख लेंगे कट ऑफ कितनी है। ना हमारे कहने से कट ऑफ उतनी जाएगी, ना आपके कहने से कट ऑफ उतनी जाएगी। आपने कितना मेहनत किया था और आपने कितने शिद्दत से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगर आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है अभी भी एग्जाम देने के बाद भी, तो इसका मतलब आपने एग्जाम सही तरीके से दिया है। ठीक है ना, और सही तरीके से लिखा हुआ व्यक्ति, सही तरीके से दिया हुआ एग्जाम कभी भी फेल्योर की ओर नहीं जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, है ना। और सेशन को कंप्लीट सुनने और देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से आभार, धन्यवाद।